पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर की जयंती पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अवकाश घोषित किए जाने पर धन्यवाद सभा का आयोजन किया गया। समाजवादी पार्टी के राज्य मुख्यालय में आयोजित इस सभा में तमाम सारे सरकार के मंत्री, इसके अलावा समाजवादी चिंतक, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव ने भाग लिया। सभा के अंदर मुलायम सिंह यादव ने बहुत सीधे तौर पर समाजवादियों के एकजुट होने की बात कही और कहा जब जब समाजवादी एकजुट होते हैं दिल्ली में एक मजबूत ताकत बनती है और इसीलिए वो लगातार समाजवादी जनता दल बना करके पार्टियों को एकजुट करने के अभियान में लगे हुए। आने वाले समय में उन्हें उम्मीद है कि कर्नाटक, हरियाणा में भी समाजवादी जनता दल की सरकारें बनेंगी और इस कवायद में पिछले काफी दिनों से वो लगातार लगे हुए हैं। चंद्रशेखर जी के आचरण और चंद्रशेखर जी की सादगी और ईमानदारी का भी आपको ध्यान रखना है। सही है कि इतनी सादगी किसी नेता में नहीं किया तो डॉक्टर भुजबल या चंद्रशेखर। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश के तमाम मंत्रियों को भी नसीहत दी कि अब उनके पास केवल 11 महीने का समय बचा हुआ है, ऐसे में जो कुछ भी करना है वो जल्दी करें। पार्टी कार्यकर्ताओं को भी नसीहत देते हुए मुलायम सिंह यादव ने कहा कि सरकार की उपलब्धियां जनता तक ले जाएं। केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान ने आज लखनऊ में प्रदेश के किसानों की फसलों की बर्बादी पर केंद्र की तरफ से हर मदद देने की बात कही। पासवान ने कहा कि केंद्र सरकार ने गेहूं के मानक में सिकड़ों दानों की सीमा को शिथिल कर 6 से 10% किए जाने का फैसला किया है। वहीं एफसीआई को ज्यादा से ज्यादा क्रय केंद्र खोलने के भी आदेश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने यूपी सरकार से खाद्य सुरक्षा कानून को जल्द से जल्द प्रदेश में लागू करने की भी मांग की। लोगों ने यहाँ जो है जो चमक है उसमें 50% का छूट दिया है और जो सिकुड़न वगैरह है उसमें 10% का हम लोगों ने छूट दिया है। प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है कि 33% जो है हम क्या कहते हैं कि जहाँ क्षति है पहले 50% क्षति पर के ऊपर में मुआवजा केंद्र सरकार देती थी, अब उन्होंने रिलैक्स करके कहा 33% की जो क्षति है वहाँ हम देंगे और जो मुआवजा की राशि है उसको 1.5 गुना करेंगे। पासवान ने कहा कि सरकार का मूल उद्देश्य किसानों को उनकी फसल का वाजिब दाम दिलाना है और केंद्र सरकार इसके लिए भरसक प्रयास कर रही है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आज कानपुर देहात में किसानों की बर्बाद फसलों का जायजा लिया। वह ऐलान किया कि अब केंद्र सरकार 60 साल से ज्यादा उम्र के किसानों को 5000 महीने की पेंशन देगी। राजनाथ सिंह आज सबसे पहले आगू कमालपुर गांव पहुंचे और वहां उन्होंने किसानों के खेतों का जायजा लिया, लेकिन किसानों से न मिलने पर कई किसानों ने इस पर नाखुशी जाहिर की। उसके बाद राजनाथ सिंह ने जनसभा को संबोधित करते हुए किसानों को हताश और निराश न होने व आत्महत्या न करने की गुजारिश की। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार को किसानों को ज्यादा से ज्यादा मुआवजा देना चाहिए क्योंकि केंद्र उन्हें हर संभव मदद दे रही है। इतना ही नहीं, गृह मंत्री ने अधिकारियों को भी ताकीद किया कि किसानों के खेतों में जाकर उनके नुकसान का आकलन करें, न कि तहसील में बैठकर। निराश न हो, हमारी सरकार बराबर आपके साथ खड़ी है। हम ऐसे हताशा की स्थिति किसानों के बीच नहीं पैदा होने देंगे, आपको हम भरोसा दिलाते हैं। उन्होंने कहा कि अब केंद्र सरकार जल्द ही कृषि आमदनी बीमा योजना लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने आज गाजियाबाद में खेतों का दौरा किया। इस दौरे के दौरान उन्होंने किसानों की समस्याएं जानने का प्रयास किया, साथ ही उनके नुकसान का आकलन भी किया। वीके सिंह ने कहा कि अखिलेश सरकार ने हालांकि फंड रिलीज कर दिया है किसानों की मदद के लिए, लेकिन गाजियाबाद में अभी तक मदद नहीं पहुंची है। जो यहाँ के प्रशासन के अधिकारी हैं, उन्होंने यूपी सरकार को ये रिपोर्ट सौंपी है कि यहाँ पर किसानों का ज्यादा नुकसान नहीं हुआ है। वीके सिंह ने आज 10 गाँव में किसानों से जाकर मुलाकात की। वहाँ पर किसान पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है। जो नुकसान है वो लाखों में है, लेकिन जो प्रशासन के बड़े अधिकारी हैं वो कहते हैं कि नुकसान नहीं हुआ है। उनको बताया गया था कि हमारे इस क्षेत्र के किसानों का जो आंकलन हुआ है उसमें कहा गया है कि उनका नुकसान नहीं हुआ, तो देखा नुकसान हुआ है। और मुझे पूरी आशा है कि अब जो सर्वेक्षण होगा उसमें सही चीज डाली जाएगी ताकि लोगों को उसका मोह। जनरल वीके सिंह ने किसानों से साफ तौर पर यह बात कही कि वो दुखी होना छोड़ दें। अब केंद्र सरकार उनके साथ है और जल्दी ही मुख्यमंत्री अखिलेश यादव से इस बारे में मुलाकात की जाएगी। उत्तर प्रदेश के राजस्व मंत्री शिवपाल यादव ने योजना भवन में एक बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में तमाम से अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भी जोड़ा गया। बैठक के अंदर प्रमुख सचिव राजस्व, प्रमुख सचिव वित्त समेत कई विभागों के भी प्रमुख अधिकारियों ने भाग लिया।
दरअसल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शिवपाल यादव प्रदेश भर में राहत आपदा को लेकर के जो पैसे जारी किए गए हैं उनके बंटवारे को लेकर समीक्षा कर रहे थे। राजस्व मंत्री ने कई सारे जिलों के अधिकारियों को फटकार भी लगाई। फटकार इस बात को लेकर के कि जो राज्य सरकार ने पैसे जारी किए हैं वो 1135 करोड़ रुपए हैं और उसके बदले में केवल अब तक 430 करोड़ रुपए बढ़ सके हैं। ऐसे में राजस्व मंत्री का गुस्सा पूर्वांचल के कई सारे जिलों के जिलाधिकारियों और मंडलायुक्तों पर बरसा। तमाम सारे ऐसे मामले भी सामने आए जिन मामलों में किसानों को राहत के चेक नहीं बांटे गए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई सारे जिलाधिकारियों को निर्देशित किया गया कि आने वाले समय में फिर से समीक्षा की जाएगी और उस समीक्षा में अगर कोई गड़बड़ी होती है तो कार्रवाई की जाएगी। शिवपाल यादव ने अपने 1 महीने का वेतन राहत आपदा कोष में दिया। साथ ही मंत्रियों और विधायकों से भी इस बात की अपील की कि वो अपने 1 माह का वेतन राहत आपदा कोष में जमा करें। बनारस आईपीआर का हब बन गया है और बेंगलोर को पीछे छोड़ते हुए अब बनारस पहले स्थान पर पहुंच गया है। बनारस की गुलाबी मीनाकारी, लकड़ी के खिलौनों और मिर्जापुर हस्तनिर्मित दरी को देश की बौद्धिक संपदा अधिकार का दर्जा हासिल हो गया और जीआई पंजीकरण रजिस्ट्री चेन्नई ने इस आशय का प्रमाण पत्र भी जारी कर दिया, जिससे बनारस देश का जीआई पंजीकृत उत्पादों की सूची में प्रथम स्थान पर पहुंच गया है और बौद्धिक संपदा अधिकार हब के रूप में भी अब जाना जाएगा। इसका सबसे बड़ा लाभ ये होगा कि जो परंपरागत हस्तशिल्प खत्म होने के कगार पर पहुंच रहे थे उन्हें इस कानूनी संरक्षण से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुनः स्थापित कर बड़े पैमाने पर निर्यात को बढ़ावा मिलेगा। सबसे बड़ा फायदा मिलेगा कि जो कारोबार में पलायन हो रहा था वो पलायन रुकेगा, कानूनी मान्यता मिलेगी, कानूनी मोहर लगेगी, कहीं नकल इसकी नहीं हो सकती है। एक्सपोर्ट प्रमोशन अब इस पे बड़े पैमाने पे होना शुरू होगा। 5 उत्पादों को जीआई सर्टिफिकेट मिलने से जहां एक ओर इस क्षेत्र से पलायन रुकेगा, वहीं दूसरी ओर बनारस को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी जो पहचान है वो और सशक्त तरीके से परिभाषित की जा सकेगी। मध्य प्रदेश के राज्यपाल रामनरेश यादव को जबलपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है। व्यापा मामले में दर्ज एफआईआर पर फिलहाल हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। वन रक्षक भर्ती मामले में एसटीएफ द्वारा दर्ज एफआईआर पर हाईकोर्ट ने अगले आदेश तक के लिए रोक लगा दी है। गौरतलब है कि राज्यपाल की ओर से वरिष्ठ वकील राम जेठमलानी ने दलील दी थी कि संविधान के अनुच्छेद 361 1 और 2 के तहत राज्यपाल पर पद पर बने रहते किसी भी तरह की कानूनी कार्रवाई नहीं की जा सकती। इसके अलावा दलील में ये भी कहा गया था कि राज्यपाल के खिलाफ अभी तक कोई भी एविडेंस नहीं मिले हैं। एसटीएफ ने राज्यपाल पर जेल में बंद व्यापम घोटाले में आरोपी के बयान के आधार पर मामला दर्ज किया है, जो कानूनी रूप से बिल्कुल सही नहीं है। इस दलील के बाद आज हाईकोर्ट ने अपने फैसले में मामले के अंतिम निर्णय तक के लिए एफआईआर पर रोक लगा दी है। हमें पूरी तरह से उम्मीद है कि फैसला महामहिम राज्यपाल श्री रामनरेश यादव जी के यानी याचिकाकर्ता के पक्ष में आएगा। हाई कोर्ट ने अंतिम निर्णय अभी तक भले ही नहीं दिया है, लेकिन याचिकाकर्ता को उम्मीद है कि अंतिम निर्णय उनके ही पक्ष में होगा। अलगाववादी नेता मसरत आलम को जम्मू कश्मीर पुलिस ने आज सुबह ही गिरफ्तार कर लिया। मसरत आलम को कल रात से ही नजरबंद कर दिया गया था। मसरत ने बुधवार को अलगाववादी हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी की रैली में पाकिस्तान के समर्थन में देश विरोधी नारे लगाए थे। यहां तक कि मसरत ने लोगों को कश्मीर में पाकिस्तानी झंडा फहराने के लिए भी उकसाया था। मसरत की इसी हरकत के बाद उसके खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि के आरोप में केस भी दर्ज किया गया था, लेकिन दबाव के बावजूद कल तक मसरत की गिरफ्तारी नहीं हो पाई थी। पर गृह मंत्रालय के कड़े रुख के बाद अब जम्मू कश्मीर पुलिस ने मसरत को गिरफ्तार कर लिया है। हुर्रियत नेता सैयद अली शाह गिलानी भी कल रात से ही नजरबंद है। जम्मू कश्मीर के विषय को लेकर के, अलगाववाद के विषय को लेकर के, राष्ट्रवाद के विषय पर लेकर के न कभी समझौता हुआ है, न कभी होगा। वहीं पैंथर्स पार्टी ने होगा, इसका फैसला अब आने वाली 28 अप्रैल को होगा। उत्तराखंड के पत्रकार सब में स्थित इस पीठ को लेकर 28 साल पहले उस समय विवाद शुरू हुआ था जब वासुदेवानंद सरस्वती को यहाँ की पीठ का शंकराचार्य नियुक्त किया गया था। जैसे ही वासुदेवानंद सरस्वती के विभूषित होने की खबर आई, एक और शंकराचार्य द्वारिका पीठ के स्वरूपानंद सरस्वती की तरफ से इलाहाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें उन्हें इस पद के लिए अयोग्य करार दिया गया। पीठ में दावेदारी का मामला जिला अदालत से होते हुए
हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट तक गया। सुप्रीम कोर्ट ने बीती 5 फरवरी को इस पूरे मामले को पुनः ट्रायल कोर्ट में यह कहते हुए भेज दिया कि अब इस पूरे मामले को ट्रायल कोर्ट ही निश्चित करेगा। दोनों पक्षों की बहस हो गई है। हम उम्मीद करते हैं कि जो भारतीय न्याय परंपरा का इतिहास रहा है ईमानदारी का, पूरी तौर से ईमानदारी से न्याय होगा, फैसला होगा। ट्रायल कोर्ट ने इस पूरे मामले में अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और आने वाली 28 तारीख को यह तय होगा कि स्वरूपानंद सरस्वती या फिर वासुदेवानंद सरस्वती कौन होंगे इस पीठ के शंकराचार्य। मसूरी के एलबीएस एकेडमी में फर्जी आईएएस ट्रेनी मामले में आरोपी रूबी चौधरी को आज एक बार फिर सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। चौधरी प्रकरण में एसआईटी पहले मेरठ, मुजफ्फरनगर, नैनीताल के बाद अब मसूरी तक पहुंच चुकी है। सूत्रों की माने तो जांच टीम ने एकेडमी के सुरक्षा कर्मियों के साथ ही लाइब्रेरी के अधिकारियों और डिप्टी डायरेक्टर से भी घंटों तक पूछताछ की है। वहीं आज रूबी की सीजेएम कोर्ट में पेशी हुई, जहां से रूबी की न्यायिक हिरासत को 14 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है। मीडिया से बातचीत में रूबी चौधरी ने बताया कि 1 अप्रैल को एकेडमी के डिप्टी डायरेक्टर ने उसे 5 करोड़ रुपए लेकर मुंह बंद रखने को कहा था। वहीं रूबी के वकीलों ने एसआईटी टीम पर रूबी के उत्पीड़न करने की शिकायत की अर्जी आज कोर्ट में लगाई, जिस पर कोर्ट ने एसआईटी की टीम से जवाब तलब किया है। मैंने कोई 420 नहीं की, जिन्होंने 420 की उन्हें क्यों नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक? गौरव जैन अभी तक सस्पेंड क्यों नहीं हुआ? देव सिंह की तो कोई गलती भी नहीं, वो सस्पेंड भी है, ऐसा क्यों? अब देखना होगा कि परत दर परत खुल रहे इस फर्जी आईएएस केस में एसआईटी की जांच टीम एलबीएस पहुंचकर कौन से नए खुलासे करती है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान मर्डर केस में पुलिस की जांच अब मेरठ तक जा पहुंची है, लेकिन इस मामले में पुलिस को अभी तक कोई ठोस कामयाबी हासिल नहीं हुई है। नोएडा में इंजीनियर अंकित चौहान हत्याकांड में पुलिस ने जांच और तेज कर दी है। आपको बता दें, पुलिस अंकित की पत्नी के फेसबुक अकाउंट के जरिए सुराग खंगालने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब फेसबुक अकाउंट को डिलीट कर दिया गया है। पुलिस ने वारदात के वक्त अंकित के साथ मौजूद गगन के बयानों के आधार पर आरोपी का स्केच जारी किया है। साथ ही पुलिस ने सफेद अकाउंट की डिटेल भी खंगालनी शुरू कर दी है, जिसमें बैठे हत्यारों ने गोली चलाई थी। नोएडा पुलिस ने मामले में सूचना देने वाले पर 50,000 का इनाम का ऐलान किया है। वहीं सूत्रों के हवाले से आई खबर के मुताबिक इस हत्याकांड को पारिवारिक रंजिश से जोड़ा जा रहा है। नोएडा के टीसीएस कंपनी के सॉफ्टवेयर इंजीनियर अंकित चौहान की सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस हत्या को नोएडा पुलिस पारिवारिक रंजिश के एंगल से भी देख रही है। कौशाम्बी के पश्चिम सरीरा इलाके से अगवा किए गए बच्चे का शव खेतों में बरामद हुआ है। रतन सोनकर के 13 साल के बेटे ज्ञानचंद्र का बीते 11 अप्रैल को अपहरण कर लिया गया था। अपहरणकर्ताओं ने उसे छोड़ने की एवज में 10 लाख की फिरौती भी मांगी थी। पुलिस मामले की छानबीन करती रही। इसके पहले ज्ञानचंद का शव पास के ही खेत में बरामद हो गया। बताया जा रहा है कि अपहरणकर्ताओं ने किसी धारदार हथियार से उसकी हत्या की है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अपहरणकर्ताओं की खोज में वो जुट गई है। कल जो है लड़के के बाप को 6-7 लड़के और को पुलिसों ने यहाँ मारा बुला के। हम मारने के बाद कहा मैं जिंदा उसको दूंगा, और आज लाश मरी मिली तो कहाँ से मिली? हत्या में प्रूफ किया गया बांका बरामद हुआ है। हत्या के कारणों के लिए गहनाई से पूछताछ की जा रही है और जैसे ही इसमें किसी प्रकार के कारण सामने आएंगे तत्काल इसमें गिरफ्तारी करके अग्रिम कार्रवाई कर दी जाएगी। इस मामले में अपहरणकर्ता अब भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। अब देखना होगा कि पुलिस कब तक उन्हें सलाखों के पीछे भेजती है। आगरा में एक सुलभ शौचालय के गटर की जमीन धंस गई, जिसके बाद कई लोग गटर में डूब गए। दरअसल इस गटर के धंसने के बाद 2 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए हैं। घटना रकाबगंज इलाके में स्थित ईदगाह बस स्टैंड में हुई, जहां आज सुबह यात्रियों की शौचालय जाने के लिए लाइन लगी थी। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बस स्टैंड के करीब आधा दर्जन यात्री शौचालय के बाहर प्रतीक्षा में थे कि अचानक जहां लोग खड़े थे वहां की जमीन धसक गई और ठीक उसी जगह शौचालय का टैंक बना हुआ था और जो लोग जहां खड़े थे वो उसमें डूबते चले गए। इस घटना के बाद चीख पुकार मच गई और जो लोग शौचालय के अंदर थे उन्हें बमुश्किल खिड़कियों से बाहर निकाला। मौके पर पहुंची नगर निगम और फायर ब्रिगेड की टीम ने टैंक के अंदर से 2 लोगों के शव को बाहर निकाला, जबकि अन्य घायलों को अस्पताल में भेज दिया गया।
सुलभ शौचालय द्वारा निर्मित था और उसी के ऊपर शौचालय का निर्माण था। उसकी छत डैमेज होने से उसमें ये कैजुअलिटी हो गई है। इस संबंध में जो है वो जांच की जाएगी और जांच के उपरांत फिर जो इसमें दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। इस घटना के बाद विभागीय संलिप्तता और कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की अनोखी मिसाल देखने को मिली है। गुजरात के सूरत से एक बेहद चौंकाने वाली खबर आई है। कानून गैंगरेप की शिकार महिला को अब गर्भपात की इजाजत नहीं दे रहा है। सूरत में कुछ वक्त पहले एक शादीशुदा महिला का गैंगरेप हुआ था। वारदात के बाद महिला जब गर्भवती हो गई तो उसने गर्भपात कराना चाहा, लेकिन कानून का अड़ंगा रास्ते में आ गया। गुजरात हाईकोर्ट ने 24 साल की रेप पीड़िता को गर्भपात की इजाजत देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। हाईकोर्ट का कहना है कि भ्रूण अब तक 28 हफ्ते यानी बच्चे की शक्ल ले चुका है, जिसे जीवित रहने का अधिकार है। हाईकोर्ट ने कहा कि इतनी देरी से एबॉर्शन कराने से महिला की जान को भी खतरा हो सकता है। महिला के मुताबिक उसकी कोख में पल रहे बच्चे को उसके पति अपना नाम देने को तैयार नहीं है, इसीलिए वो गर्भपात कराना चाहती थी। कानूनी अड़चनों की वजह से अब ना चाहते हुए भी महिला को बच्चे को जन्म देना ही होगा, क्योंकि नियमों के मुताबिक 20 हफ्ते से ज्यादा के भ्रूण का गर्भपात कराना अवैध है। मुस्लिम समाज की लड़कियों में शिक्षा का प्रचार प्रसार बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मदरसा शिक्षा परिषद द्वारा संचालित अरबी फारसी बोर्ड परीक्षा 2 पालियों में शुरू हो गई। इस बार परीक्षा में अल्पसंख्यक समाज की लड़कियों की संख्या पिछले सालों की तुलना में ज्यादा दिखी। शिक्षा के महत्व को समझते हुए इस समाज की अधेड़ महिलाएं भी परीक्षा में शामिल हुई। मुस्लिम लड़कियों ने माना कि अगर सरकार नीति कारगर तरीके से लागू करे तो समाज अपने सहयोग से इस समुदाय को और बेहतर तस्वीर दे सकता है। एक तरफ जहां पाकिस्तान और उसके समर्थक भारत में अमन चैन को खत्म करने में तुले हैं, तो वहीं हिंदुस्तान के लोगों ने एक बार फिर अपना बड़ा दिल दिखाया है। कानपुर के लोगों ने पाकिस्तान को इंसानियत का आईना दिखाया है। एक पाकिस्तानी महिला को जहां डॉक्टर ने निःशुल्क ऑपरेशन कर आंखों की रोशनी दी, वहीं खन्ना परिवार ने आंखें दान देकर बड़े दिल होने का सबूत पेश किया है।